गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 12 of your class 11th physics book, that is thermodynamics. Let we read about it. Thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science that deals with the concept of heat and the temperature and the interconversion of the heat and other forms of energy. ओके, यानी हीट का वर्क में और वर्क का हीट में और हीट का अनदर एनर्जी में कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? तो लेट वी रीड अबाउट इट. 1 minute. सब फर्स्ट ऑफ ऑल thermodynamic system. Okay, a definite quantity of matter enclosed by a boundary surface is called by system. The boundary can be डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक. क्लियर? यानी एक ऐसा मैटर इनक्लोज इन अ सरफेस बाउंड्री जिसको हम सिस्टम बोलेंगे. ठीक है, मतलब जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम हो गया जिस सिस्टम के को हम चूज़ करते हैं या मैटर को हम चूज़ करते हैं विद सरफेस की इसके बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स को रीड करना है. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है. then the area is called, or then the matter is called system. Okay, and it has two type of boundary, that is diathermic and adiabatic. तो diathermic क्या होता है? A liquid contain a metallic container can be easily heated due to the transmission of heat through the boundary walls. Okay, तो इसका मतलब ये डायथर्मिक हो गया, यानी हमने एक मेटल कंटेनर में उसको रखा और उसको हीटेड अप किया. उसके बाद है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक क्या होता है? व्हेन लिक्विड कंटेनर इन अ वैक्यूम फ्लास्क कैन नॉट बी हीटेड बाय अ बर्नर फ्लास्क. डबल वॉल्ड फ्लास्क हैज़ एन एडियाबैटिक. ओके, लाइक थर्मस जो होता है हमारे पास एडियाबैटिक होता है, तो उसको हम इंटरनल थिंग को हम नहीं कर सकते हीटेड अप. ओके, विद द हेल्प ऑफ आउटर हीटिंग. थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल यानी क्वांटिटीज, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, enthalpy, entropy, and these which help us to study the behavior of thermodynamic system are called thermodynamics variable. Clear? Next one, equation of state. Okay, what is equation of state? The mathematical relation between the pressure, volume, and the temperature of a thermodynamic system is known as its equation of state. Okay, यानी उसके thermodynamic system के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, तो ये हमारे पास हो गया. और फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट. ओके, नेक्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देख लेते हैं. The system is said to be in thermal equilibrium if all parts of the system acquire same temperature. मतलब पूरे सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी क्या होंगे? सेम टेम्परेचर को एक्वायर करेंगे. सभी पर टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. देन इट इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम. क्लियर? नेक्स्ट वन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, and this, if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with third system C, then the system A and B are also in the thermal equilibrium with each other. Okay, यानी A और B जो हैं वो अलग अलग किसी चीज़ से मतलब इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तीन सिस्टम है ए बी सी. ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में भी होंगे. ठीक है, अगर ये दोनों आपस में है, ये दोनों आपस में है, तो ये दोनों भी होंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर इसके बराबर भी होगा. क्लियर? दैट इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस को बताता है कि टेम्परेचर मतलब हीट किस मतलब जैसे टेम्परेचर की मतलब अगर कहीं से पूछा जाए विच क्वांटिटी वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज टेम्परेचर. क्योंकि टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी दैट कैन बी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द हीट फ्लो. ओके,
तो वो ही हमारे पास है। तो इसका मतलब ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड है या कोई भी सिस्टम है, गैस भी हो सकता है। तो उसमें हमारे पास जो भी है उसके अंदर हमने क्या किया है, एक पिस्टन लिया हुआ है और इस सिलेंड्रिकल पिस्टन से हम इसके वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V और उसके बाद हमने इसके पिस्टन को ऊपर खींचा और डेल्टा V बढ़ने के बाद क्या हुआ, डी डिस्टेंस से ऊपर खींचा, तो इसका मतलब डेल्टा डी वॉल्यूम में कितना चेंज आया, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया और जितना डिस्प्लेस किया उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये देख सकते हो, ये वाला है ना। तो ये स्टार्टिंग वॉल्यूम हो गया और ये कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये रहा। तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन हम देखना चाहते हैं इस प्रोसीजर में। तो कंसीडर एन आइडियल सिस्टम, ये मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, मूवेबल पिस्टन भी है यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में। तो लेट पी बी ए प्रेशर ऑफ एट इंस्टेंट टी, ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया, देन एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये हमने पता ही है, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो उसके बेसिस पर इफ द गैस एक्सपेंड द पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स, अगर एक्सपेंड होती है गैस तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, डी एक्स डिस्टेंस से अगर वो मूव कर रहा है तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ओके, एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके बेसिस पर आ जाएगा। तो फोर्स इंटू डी एक्स है ये, मतलब एफ एक्स डी एक्स नहीं है ये, एफ इंटू डी एक्स है, क्लियर। नेक्स्ट वन, तो इसका मतलब हमने पी एफ का वैल्यू रखा पी इंटू ए इंटू डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, चेंज इंटू वॉल्यूम, तो पी इंटू डी वी आ गया हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट वन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, तो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम चेंज के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, पी डी वी होगा कहीं पर भी। और ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन देन वी कैन कैलकुलेट द होल वर्क। ओके, तो होल वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको बाय ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया है, तो बाय ग्राफिकल देख सकते हो। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है नीचे की साइड पे ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब इसके बेसिस पर, या फिर हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो इसके बेसिस पर हमने ये पूरा ग्राफ बनाया है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन पी डी वी एंड V1 टू V2, क्लियर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी वी डायग्राम हो गया। तो ये इस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट कैन रिप्रेजेंट द वर्क डन। ओके, पी इंटू डी वी है ना, तो इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया दैट कैन रिप्रेजेंट द वर्क डन, और इसको इंडिकेटर डायग्राम या पी वी डायग्राम बोलते हैं। तो इंडिकेटर डायग्राम का एरिया जो है दैट कैन रिप्रेजेंट द वर्क। ओके, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। स्मॉल वर्क तो हमारे पास ये रहा, तो उसके बेसिस पर स्मॉल वर्क आ गया। टोटल वर्क के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा V1 टू V2। ओके, तो वो आ जाएगा। तो इंडिकेटर डायग्राम से हम इसको निकाल सकते हैं। हैंस इन एन इंडिकेटर डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। ओके, ये हमेशा याद रखना, पीवी कर्व का जो भी एरिया होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी। Internal energy of any system, okay, every system has a certain amount of energy, this is called a internal energy, it is denoted by U। यानी किसी भी सिस्टम के पास एट प्रेजेंट कोई ना कोई एनर्जी होती है किसी भी फॉर्म में, दैट कैन रिप्रेजेंट अ इंटरनल एनर्जी। ओके, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके, मतलब हमारे पास अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, बाकी सभी पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इधर उधर दौड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, गैस का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देख लेते हैं, जीरो के बाद फर्स्ट लॉ है हमारे पास। तो it is based on the law of conservation of energy. First, according to the first law of thermodynamics, if some heat is supplied to a system is capable of doing work,
then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of increases in its internal energy and external work by the system on the surrounding. इसका मतलब ये हुआ, ये पहली तो याद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हम कितना हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, it increases its internal energy, and second, the remaining work done, external work on the system. ओके, तो सराउंडिंग पे कितना वर्क हो रहा है या सराउंडिंग पे कितना वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मान लो किसी सिस्टम को हमने डी क्यू हीट दिया है तो, और डी डब्ल्यू इस पर वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, और इंक्रीजेज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, डी यू है, देन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ये हमारे पास इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ओके, टोटल हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन. नेक्स्ट वन. ओके, तो ये हमारे पास बन गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है उसके बेसिस पे. नेक्स्ट वन, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में देख लेते हैं, व्हेन अ गैस अंडरगोज एक्सपेंशन और कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, अगर कोई गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी प्रोसेस में जा रही है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन डजंट मैटर, देन इट इज़ नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए. क्लियर. फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने देखा ही है, and T is equals to constant, so PV is equals to constant. It is the state equation of isothermic process, ये isothermal process. तो P1 V1 is equals to P2 V2. Clear? According to first law of thermodynamics, dq is equals to du plus dw, and T is constant, so therefore internal energy change is equals to ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. क्लियर. तो इसका मतलब डी यू इज इक्व टू कौन जीरो आ जाएगा, तो डी क्यू इज इक्व टू डी डब्ल्यू. इट मीन्स डी क्यू इज इक्व टू पी डी वी. ये हमारे पास. क्लियर. वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, हम निकालना चाहते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. कंसीडर 1 mole of an ideal gas in a container having insulated walls and the conducting base. Let the cylinder fill with the piston of area A. Then ये हमने सब कुछ लेट कर लिया. इसके बाद देखो हमने एफ डी एक्स, एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, ये हमें पता लग गया पी डी वी. अब पी वी इज इक्वल टू आर टी, 1 मोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो एन इज इक्वल टू 1, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी. जैसे ही हम ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये देखो एक मिनट, ये हमारे पास सिस्टम का डायग्राम हो गया. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे पी, तो आर टी अपॉन वी, तो आर टी अपॉन वी डी वी आ गया. हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वी वन टू वी टू, ये रहा हमारे पास. ठीक है. अब हमने क्या किया, आर टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मिक प्रोसेस में कॉन्स्टेंट होता है, और आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट. तो इसका मतलब वो हमने बाहर ले लिए, वो भी कांस्टेंट होगा, रियल गैस कांस्टेंट होता है. आर डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी क्या होगा, लॉग बी, वी वन एंड वी टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अभी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब ई बेस को हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, ये भी बताया था, तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज़ द वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट वन, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस हम देख लेते हैं. इन दिस प्रोसेस देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग. एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमने पहले बोल दिया था थर्मल रेजिस्टिंग वाल्स होती है, तो इसका मतलब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग से. तो Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, Q कॉन्स्टेंट हो गया तो चेंज इन टू हीट इज इक्वल्स टू जीरो. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू. दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो है तो हमारे पास डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि डी यू को डी डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो माइनस डी डब्ल्यू आ गया. क्लियर. नेक्स्ट वन, in adiabatic process the change in internal energy is equals to the work done. The negative sign indicates that the work done by the system. ओके, मतलब इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम वर्क करेगा. क्लियर.
If the work is done on the system, then dw is negative. ओके, वर्क डन बाय सिस्टम, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, dw पॉजिटिव, और वर्क वन ऑन सिस्टम, दैट मीन्स dw इज नेगेटिव. तो नेगेटिव सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम. ओके, तो माइनस dw, तो इसका मतलब du इज इक्वल टू dw. क्लियर. तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो आप सीधी सी एक बात सोच सकते हो कि अगर हम किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी खर्च करके ही वो वर्क कर रहा है. अगर वो सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा. नेक्स्ट वन, वर्क डन इन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास है ही तो के अपॉन 1 माइनस गामा, और ये हमारे पास कम्प्लीटली आ जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास लास्ट इसका हो गया. तो वैसे इसका कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ नहीं है, ठीक है, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है. तो ये चीज़ हमारे पास दो फॉर्म हमारे पास है. एक तो ये फॉर्म हो गई, और सेकंड फॉर्म हमारे पास होगी टेम्परेचर की फॉर्म में, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा. ये है ना हमारे पास. तो ये डब्ल्यू हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में. नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इनटू वॉल्यूम इक्वल टू जीरो. तो नो वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, और पी डेल्टा वी जीरो है, तो इसका वर्क डन भी जीरो होगा. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू जी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. तो हम डी डब्ल्यू जीरो मान रहे हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, यानी जितनी हीट जाएगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज में चली जाएगी. ओके, तो हैंस इन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंटायर हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्लियर. तो इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये हमने निकाला है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया. ये डी क्यू हमने मतलब पीछे बताया था, याद होगा सभी को, कि हमने डी क्यू बताया था चेंज इनटू या गिवन हीट या लॉस हीट क्या होता है, एन सी टी टी, है ना. तो ये मोल हो गया, और ये स्पेसिफिक हीट है ना, ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये चेंज इनटू टेम्परेचर. तो सी वी इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी, वी रिमेन्स कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है. तो क्यू डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी आ जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास सी वी, तो वही उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि डी क्यू और डी यू सेम था. आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हो गया. अब आइसोबैरिक प्रोसेस, दैट मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, यानी जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी वन माइनस वी टू, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. हाँ, पूरे में कांस्टेंट है तो डायरेक्टली वी वन माइनस वी टू. तो इसका मतलब हमें पता है कि उस प्रोसेस में क्या होता है, हीट ऑब्जर्व इज यूजली partly in to increase the internal energy and to do so some external work done by this. okay, तो इसके बेसिस पर हमारे पास होता है. तो ये हो गया डी क्यू, क्योंकि डी क्यू हमारे पास क्या है, डी क्यू हमने वैसे निकाला था, एन सी वी सी डी टी आया था. तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सी पी. ठीक है, तो ये हम इसमें पुट कर सकते हैं. इसमें जब हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. अब नाउ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट हैज़ बीन स्टेटेड इन टू फॉर्म्स. ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है वो दो स्टेटमेंट्स में, फर्स्ट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड सेकंड क्लासियस स्टेटमेंट. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट ऑफ वर्क. क्लियर. मतलब हम ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो कि construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent work. ओके, ऐसा कोई कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो कि किसी सिंक से हीट को लेकर के किसको दे दे, मतलब किसी नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई इंजन जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है जो कि
हीट को मतलब बिना किसी वर्क के मतलब हीट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ओके, मतलब ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो मतलब पूरा का पूरा जो है वो हीट को कन्वर्ट कर दे। 100% एफिशिएंट कोई इंजन नहीं होता। क्लियर? इसका मतलब जितना हीट उसको दिया और उतना इक्वलेंट वर्क दे दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ वो किसको देगा, सिंक को देगा। क्लियर? तो इसका मतलब 100% एफिशिएंट इंजन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्लासिस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट हायर टेम्परेचर। यानी ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है जो कि हीट को अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में नहीं, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर दे, यानी लो टू हाई, उल्टा नहीं कर सकती विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस देख लीजिए। अ प्रोसेस सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ एन operation to which it is subjected can be transferred back in opposite direction in such way that the substance passes through the exactly the same step in the reverse process as in the direct process. Okay, तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं कि अगर हम सिचुएशंस को उल्टा कर दें तो वो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए। लाइक हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये वाटर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब सेम स्टेप्स को फॉलो करके जाएगा। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल आर गिवन बिलो। ओके, कौन कौन सी ये देख लेते हैं। The pressure difference between working substance and surrounding at any stage of the operational of cycle should be very small। मतलब बहुत कम हम क्या करेंगे, उसके अंदर चेंज लाएंगे स्टेजेस में। ओके, अगर ज़्यादा चेंज हुआ तो इसका मतलब उस साइकिल प्रोसेस को वापस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक फर्स्ट है। द प्रोसेस शुड बी टेक प्लेस वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। ओके, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, मतलब उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, मतलब कोई और फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, तभी वो कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, a process in which the system cannot be retracted, okay, retraced to its original state is called irreversible process। ठीक है, मतलब अपनी रिट्रेस नहीं होगी। रिट्रेस होने का मतलब ये है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती, यानी उसी पाथ को फॉलो करके, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल हमारे पास है, हीट जनरेट्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ रजिस्टर, मतलब हम जैसे ही किसी रजिस्टर में क्या करते हैं, हीट को फ्लो, करंट को फ्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो उस हीट से हम वापस करंट को जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन, कंडक्टर के लिए हो गया ये, रजिस्टर और कंडक्टर। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, मतलब फ्रिक्शन फोर्स में जितना वर्क होगा वो किसी एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा, अपने उस एनर्जी को वापस फोर्स में या फ्रिक्शन के लिए वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, अगर केमिस्ट्री में लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो कि दूध का दही बनना है ना, यानी मिल्क टू कर्ड, तो वापस कर्ड टू मिल्क नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन, हीट इंजन। हीट इंजन देख लेते हैं। तो हीट इंजन का ये एक डायग्राम हो गया जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है और एक इंजन होता है। ओके, तो सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, देख सकते हो यहाँ पर, और सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पे होता है, और इंजन जो होता है जो वर्क देगा वो हमारे पास। ओके, तो इसके बेसिस पर आ जाएगा। क्लियर? तो देख लेते हैं हम। हीट इंजन, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कॉन्टिन्यूसली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ओके, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने वाला, लाइक स्टीम इंजन। क्लियर? स्टीम इंजन जो है वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, मैंने बता दिया, सोर्स,
जो कि हाई टेम्परेचर होता है, जो कि पूरे हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है जितनी भी उससे हीट ले लेनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस जो इंजन होगा, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, क्लियर। तो ये जितनी हीट अब्जॉर्व करेगा उससे कुछ वर्क करेगा और बाकी की बची हुई हीट किसको दे देगा, सिंक को। तो सिंक जो होता है वो एक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट होता है जिसको जितनी भी हीट दे दें वो उसका मेंटेन, अपना डेकोरम मेंटेन यानी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो हमारे पास है वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने मान लीजिए Q1 हीट और सोर्स से उसने ऑब्जॉर्व की और W उसने वर्क किया और Q2 रिजेक्टेड हीट किसको दे दी, सिंक को दे दी। ओके, तो हमारे पास Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, क्योंकि Q1 के दो पार्ट हुए, एक W और एक Q2। तो इट मीन्स W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। Efficiency, it is defined as the ratio of the mechanical work to the heat absorbed by the working substance। यानी कितनी हीट उसने ऑब्जॉर्व की और कितना उसका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ, दैट रेशियो इज नोन एज एफिशिएंसी। ओके, तो ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की, ईटा बोल देंगे ना इसको, एफिशिएंसी को। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, डब्ल्यू का वैल्यू पुट किया है, इट मीन्स ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसका मतलब द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द यूनिटी और 100%, 100% से कम होगा। यहाँ से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, हीट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये भी इसका फॉर्मूला बनेगा ना। तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई हीट वेस्ट ना हो, यानी 100% एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं हो सकती, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर ऑफ हीट और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर आपको नॉर्मली पता ही है, जो हीट को अपोजिट डायरेक्शन में पंप करता है ना, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे पंप करेगा। ओके, तो देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। यानी सराउंडिंग से कम टेम्परेचर होने के बावजूद वहाँ से हीट को सराउंडिंग को दे। इन दिस हीट इज ऑब्जॉर्व्ड एट लो टेम्परेचर बॉडी एंड रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बॉडी with the help of external device। okay, in this heat is absorbed at the low temperature body से ले लेता है और rejected at the high temperature, मतलब high temperature object को वो दे देता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से, और वो हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रिज और रेफ्री एयर कंडीशनर वगैरह। द कॉमनली यूज द रेफ्रिजरेंट इज फ्रीऑन। ओके, मतलब यहाँ पर जो एक्सटर्नल एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली रेफ्रिजरेंट में क्या यूज़ करते हैं हम, फ्रीऑन गैस यूज़ करते हैं ना। ये इसका एक डायग्राम हो गया जिसके अंदर हमने देखा है कि उसमें पार्ट्स तो वही है, हीट रिजर्वायर या फिर सोर्स, और कोल्ड रिजर्वायर यानी सिंक। ओके, और इंजन इसमें उल्टा होगा, वो कोल्ड यानी सिंक से हीट लेगा और इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा और बाकी कुल मिला के हीट किसको दे देगा, हॉट ऑब्जेक्ट को दे देगा। ओके, तो इसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। उसमें तो हमारे पास एफिशिएंसी होती है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उल्टा। तो हमने अभी वर्क डन देखा था कि Q2 उससे लेगा और W वर्क करके और वो किसको दे देगा, उल्टा ही उसको दे देगा, है ना। हमारे पास किसको दे देगा, सोर्स को। तो वर्क डन, तो बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा से रिप्रेजेंट होता है, तो हीट ऑब्जॉर्व्ड अपॉन वर्क डन Q2 अपॉन W। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द हीट रिलीजेस टू द हॉट रिजर्वायर इज, क्योंकि हमने टोटल हीट कितनी दी Q1 और वो किस का सम होगा, जितना हीट उसने कोल्ड ऑब्जेक्ट से ली और जितना वर्क किया, दोनों के सम के इक्वल। तो ये हम उसमें रखेंगे, तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा यहाँ से, और ये हम किसको, ये हम उसमें रखेंगे तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके, इसमें उल्टा था, उसमें W अपॉन Q1 था, इसमें Q2 अपॉन W है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं और Q2 हीट हमने उससे ली है, तो इसका मतलब कितनी हीट ली, कितने वर्क करने के बाद, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में हो गया और ये क्या हीट की फॉर्म में हो गया। ओके, तो 1 अपॉन Q1 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ओके, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2,
ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे थी, हमने पीछे देखी भी थी, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी। तो कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक हमारे पास ये रहा, Cp से डिनोट होता है, और Cp इज इक्वल टू dq अपॉन dt, यानी यूनिट टेम्परेचर के लिए है और यूनिट मोल के लिए, तो dq अपॉन dt। इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा specific heat at constant volume. It is defined as the heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius at constant volume. Okay, यानी constant volume के ऊपर हम increase करेंगे. Okay, तो ये इसका CV से डिनोट करेंगे और CV इज इक्वल टू dq अपॉन dt. अब इन दोनों में रिलेशन, इट इज़ द इम्पोर्टेंट रिलेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेयर रिलेशन. ओके, तो देख लेते हैं. कंसिडर 1 ग्राम ऑफ ideal gas and enclosed in a system cylinder fitted with the movable piston which is preferably frictionless. Okay, ये हमने सपोज कर लिया. ये P1, V1 और T2 be the initial pressure, temperature, volume. ओके, ये सब कुछ आ जाएगा हमारे पास. Therefore the amount of heat energy supplied to the gas at constant volume is equals to dq cv. 1 मोल है तो n का वैल्यू 1 एंड dt. क्लियर. तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया. मोलर स्पेसिफिक हीट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एज वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट तो dv इक्वल्स टू 0. तो हमने dw भी 0, वर्क डन भी 0 हो जाएगा. तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है, और इसमें जो हम dq का वैल्यू पुट करेंगे cv dt, और du हमारे पास है dw का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो du इज इक्वल्स टू cv dt. तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. अब हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे कितना सप्लाई होगा. ओके, यहाँ पर T1 सपोज कर लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा, या T मतलब आप इसको सपोज कर सकते हो PV और TB है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर DQ डैश माना है हमने. ओके, और CP 1 मोल के लिए है तो 1 आ जाएगा dt. तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा dw इज इक्वल टू PdV, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे तो यही होगा. और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए Q डैश dQ डैश. तो dQ डैश का वैल्यू CP dt यहाँ से हमने पुट कर दिया, du का वैल्यू du और dw का वैल्यू PdV. ओके, तो बट du का वैल्यू हमने निकाला था CV dt, तो ये हम इसमें पुट कर सकते हैं, CV dt आ जाएगा. अब हमने क्या करना है, इसमें पुट कर दिया du का वैल्यू और PdV वैसे एज इट इज़ का एज इट इज़. अब इसके बाद हमने क्या किया कि इस CV को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इस पूरे स्टेप को इधर लेकर आए, तो नेगेटिव होगा तो इसमें से कॉमन आ जाएगा dt. अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, PV अपॉन RT से डिवाइड कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन से. तो जैसे ही हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास PV इज इक्वल टू RT है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज नोट करेंगे, है ना. ये PV इज इक्वल टू RT है 1 मोल के लिए, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन टू टेम्परेचर, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो P कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन R कांस्टेंट. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, PdV का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा CP माइनस CV इंटू dt और R dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेयर रिलेशन. ओके, तो ये हमारे पास होगी स्पेसिफिक हीट रिलेशंस, मोलर हीट रिलेशन. तो it is the complete knowledge of your chapter 12. If you have any kind of doubt, then you can ask me later. Thank you.